हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंजीनियर मिथुन। माय डियर, सफलता की खुशियाँ तो सारे मनाते हैं, पर असफलता से सीखना भी ज़्यादा ज़रूरी है। सफलता के लिए मेहनत और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है, तभी आप इसमें परिपक्व बनोगे। दूसरे क्या बोलते हैं, लेट देम गो टू द हेल। यस माय डियर, इस बात को गांठ बांध लो। कड़वा है पर सच्चा है, और नीम की दवा की तरह आप इसे पी जाओ। क्योंकि दूसरे क्या बोलते हैं, उनका काम है बोलना यू हैव टू फोकस ऑन योर गोल, ऑन योर वर्क एंड कंटिन्यू प्रयास करते रहें। एंड माय डियर, सिर्फ डिग्री और योग्यता सफलता की गारंटी नहीं होती है। यू हैव टू बिकम मास्टर इन योर फील्ड। अगर आप एक बार फेल हो जाते हो, कोई बात नहीं, होता है, लाइफ है, अप्स एंड डाउन आएंगे। इसे भूल करके आप आगे और क्या कर सकते हो, उस पर फोकस करो। एंड माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, क्राई करने से नहीं, ट्राई करने से सफलता मिलती है। सफल होना है तो लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाएं। यस माय फ्रेंड्स, लाइफ को अनकंफर्टेबल बनाएं। दोस्तों, लाइफ में टेंशन आती है, मुसीबतें आती है, तो आने दे। लाइफ के हर स्टेज में चुनौतियां तो आएंगे ही, बस आपको इनको देखने का नजरिया बदलना है। कुछ लोग टूट जाते हैं, डर जाते हैं, और जो कर रहे हैं उसी में खुश हो लेते हैं। बट माय फ्रेंड्स, ऐसा नहीं करना है। लाइफ में जितना भी टेंशन आता है, परेशानियां आती है, तो आने दे, क्योंकि ये आपको मौका मिल रहा है कुछ बनने का, कुछ करने का। एंड माय डियर, ऑलवेज रिमेंबर, जिसने जितनी ज़्यादा मुसीबतें झेली है, जितनी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना किया है, वो सफलता के उतने ही ऊंचे मुकाम पर पहुंचा है। दोस्तों, जो पत्थर छेनी और हथौड़े के मार से टूट जाता है, वो कभी मूर्त नहीं बन सकता है। पत्थर जब चोट पड़ने से टूट जाए, वो भगवान नहीं बनता। दोस्तों, मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे, दोनों अपने अपने काम में, अपने अपने फील्ड में माहिर थे। एक बार की बात है, दोनों के बीच में बहस छिड़ गई कि दोनों में बेहतर कौन है, कौन अपने काम को बेहतर ढंग से करता है। अब ये कैसे पता लगाया जाए? तभी दूसरे दोस्त ने कहा कि एक काम करते हैं, हम एक एक पौधा मार्केट से खरीदते हैं और इसकी परवरिश करते हैं। 1 महीने के बाद जिसका पौधा ज़्यादा घना होगा, बड़ा होगा, वो इसका विनर होगा। दोनों दोस्त मार्केट जाते हैं और एक ही नस्ल के 2 पौधे खरीदते हैं तथा उसे लेकर के अपने घर को चले जाते हैं। पहला दोस्त उस पौधे को ले जा करके अपने बगीचे के एक कोने में रख देता है और घर के अंदर ये कहते हुए चला जाता है कि अरे यार, पता नहीं आज मेरे दोस्त को क्या हो गया था, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहा था। वो उसके बाद अपने काम में लग जाता है और दोबारा उस पौधे को देखने तक नहीं जाता। लेकिन दूसरा दोस्त उस पौधे को घर लेकर के गया, उसे गमले में मिट्टी और खाद डाल करके लगा दिया और रोज उसकी टाइमली सेवा करने लगा। वो टाइमली उसमें खाद और पानी डालने लगा। कुछ दिनों के बाद उसके पौधे में फूल खिल गए और पौधा काफी हरा भरा हो गया। यह देख करके दूसरा दोस्त काफी खुश हुआ कि ये तो मैं ही जीतूंगा। इस तरह से 29 दिन बीत गए, लेकिन 30वें दिन अचानक से तेज आंधी आई, तेज बारिश आ गई। जब बारिश बंद हुई तो दूसरा दोस्त दौड़ करके बालकनी में पहुंचा और देखा कि उसका जो पौधा था वो खड़ करके नीचे जमीन पर आ गिरा है। उसके सारे फूल, सारे पत्तियां झड़ गई है। यह देख करके वो काफी निराश हुआ। उसके बाद वो अपने दोस्त के घर पहुंचा और दूसरे दोस्त ने पहले से उस पौधे के बारे में पूछा। तो उसके दोस्त ने कहा, कौन सा पौधा? मैंने तो उसे ला करके बगीचे के कोने में रख दिया था
और उसके बाद तो मैंने उसे देखा ही नहीं। वो अपने दोस्त को लेकर के बगीचे में गया जहाँ पे उसने वो पौधे को रखा था, लेकिन पौधा काफी हरा भरा हो गया था, बड़ा हो गया था और वो फूल पत्तियों से लदा हुआ अपनी जगह पर खड़ा था। यह देख करके दूसरा दोस्त आश्चर्यचकित हो गया। तो दोस्तों कैसे हुआ ये? आखिर इतने आंधी बारिश के बाद भी वो दूसरा पौधा कैसे खड़ा रहा? तो दोस्तों पहला जो दोस्त था उसने पौधे को गमले में लगाया और टाइमली उसमें खाद और पानी डाले। पौधे की जो जड़ें थी उसको पानी और उर्वरक की तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी, जिस कारण से उसकी जड़ें फैल नहीं पाई। लेकिन दूसरे दोस्त ने उस पेड़ को, उस पौधे को ला करके बगीचे में रख दिया था। इसी कारण पौधे की जो जड़ थी उसको पानी और उर्वरक की तलाश में जमीन के अंदर काफी दूर तक जाना पड़ा, जिस वजह से उसने जमीन को काफी मजबूती से पकड़ लिया और इतनी आंधी तूफान के बाद भी वो अपनी जगह पर अडिग खड़ा रहा। सो माय डियर, हमें भी ऐसा ही करने की जरूरत है। लाइफ को जितना ज़्यादा अनकंफर्टेबल बना सकते हैं बनाएं, अपने लाइफ का एक मकसद ढूंढें और उस पर काम करना शुरू कर दें। अपने गोल को हासिल करना है, सफलता की ऊंचाइयों को छूना है तो रोबस्ट हार्डवर्क करना पड़ेगा, कंटिन्यू एंड अनब्रेकेबल मेहनत करनी पड़ेगी, कमर तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी जब तक आप अपने गोल को हासिल नहीं कर लेते। दोस्तों अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कब करें? सो माय फ्रेंड्स, लेट मी क्लियर फर्स्ट, आप जब तक किसी काम को करोगे नहीं, हार्ड वर्क करोगे नहीं, तब तक आप उसे नहीं जान पाओगे और बिना जाने आप स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते। एज फॉर एग्जाम्पल, सपोज आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, वो जगह आपके लिए अननोन है, तो आप क्या करोगे? किसी से पूछते पूछते जो लॉन्ग रूट होगा उसको फॉलो करते हुए आप वहाँ पहुँचोगे। वहाँ पहुँचने के बाद जब आप उस एरिया को जान जाओगे, वहाँ की लोकेशन को समझ जाओगे, तब आपको दूसरे रास्ते के बारे में और शॉर्टकट के बारे में पता चलेगा कि अरे यार, अगर इस रास्ता को फॉलो करें तो और जल्दी पहुंच जाएंगे। सो माय डियर, पहले आप उसे जानोगे तभी उसे स्मार्टली कर पाओगे। नाउ कम टू द कमर तोड़ मेहनत। सो माय फ्रेंड्स, सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक, जब तक शरीर की पूरी एनर्जी खत्म ना हो जाए तब तक मेहनत करो। हमारी प्रॉब्लम यही है कि हम थोड़ा सा करके थक जाते हैं, बैठ जाते हैं। बट माय डियर, डोंट डू दिस, ऐसा नहीं करें, निरंतर प्रयास करते रहें। दोस्तों आपने ईगल के बारे में, बाज के बारे में सुना होगा। ये सबसे शक्तिशाली पक्षी है और ये सबसे ऊंचाई तक उड़ सकता है। तो दोस्तों क्या आप जानते हैं कि बाज ऐसा कैसे बनता है? बाज कैसे उड़ना सीखता है? दोस्तों जब बाज का चूजा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो उसकी माँ उसे पंजे में दबा करके आसमान की ओर उड़ जाती है। वो चूजे को लेकर के बादलों के ऊपर चली जाती है, लगभग 12 से 13 किलोमीटर फ्रॉम द ग्राउंड, और वहां ले जाकर के चूजे को छोड़ देती है। चूजा वहां से नीचे गिरने लगता है। थोड़ी देर तक तो उसे पता ही नहीं चलता कि उसके साथ क्या हो रहा है। जब वो गिरते हुए आधे दूर तक आ जाता है तो उसके बाद उसके जो पंख होते हैं, जो कंजाइम से जकड़े रहते हैं, वो धीरे धीरे खुलने लगते हैं और चूजा अपने पंख को फड़फड़ाने लगता है अपने आप को बचाने के लिए। लेकिन अभी उसके पंख इतने मजबूत नहीं होते कि उसके शरीर के भार को उठा पाए। चूजा धीरे धीरे नीचे गिरता चला जाता है। उसे ये लगने लगता है कि ये उसकी अंतिम यात्रा है। जब वो जमीन से 400 से 500 मीटर की ऊंचाई पर होता है तभी एक पंजा आकर के उसे दबोच लेता है और उसे लेकर के उड़ जाता है। ये पंजा किसी और का नहीं, उसकी माँ का होता है, जो उसके पीछे पीछे उसके साथ उड़ते रहती है। दोस्तों ये हार्ड ट्रेनिंग, कमांडो ट्रेनिंग तब तक चलती है जब तक कि बाज उड़ना सीख नहीं जाता।
दोस्तों इतनी हार्ड ट्रेनिंग के बाद ही बाज उड़ना सीखता है और बादलों पे राज करता है। दोस्तों आज हम सभी एरोप्लेन को देखते हैं, एरोप्लेन में सफ़र करते हैं और मीलों की दूरी घंटों में तय कर लेते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि एरोप्लेन का आविष्कार कैसे हुआ, एरोप्लेन कैसे बना? सो माय डियर, आज मैं आपको बताऊंगा इन्वेंटर ऑफ एरोप्लेन्स राइट ब्रदर्स के बारे में। दोस्तों इस स्टोरी को ध्यान से सुने और इनके मेहनत करने की बारीकियों का अध्ययन करें। आपको इससे प्रेरणा मिलेगी और आपका जो भी गोल है आप उसमें ज़रूर सफल होगे। ऑरविल राइट और विल्बर राइट दो भाई थे। बड़े भाई विल्बर राइट का जन्म 16 अप्रैल 1867 को और छोटे भाई ऑरविल राइट का जन्म 19 अगस्त 1871 में हुआ था। इनका परिवार काफ़ी गरीब था, इसीलिए थोड़ा बड़े होने के बाद दोनों साइकिल मरम्मत का काम करने लगे और अपने परिवार का भरण पोषण करने लगे। 1896 में यस माय फ्रेंड्स इन एज ऑफ 25 और 28 इयर्स, जब आजकल के युवा थक जाते हैं, हार मान लेते हैं कि यार अब मेरा गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलेगा और फिर डीमोटिवेट हो जाते हैं। लेकिन माय डियर सन 1896 में उन्होंने उड़ने वाले यंत्र के आविष्कार के बारे में सुना। जी हाँ दोस्तों, उसमें बहुत सारे वैज्ञानिक एक ऐसे यंत्र की खोज कर रहे थे जिसमें इंसान को बैठ करके उड़ाया जा सके। इसके बारे में पढ़ करके उनके मन में भी ऐसा करने की रुचि जागी, उनके मन में ये यंत्र बनाने की आतुरता जागी और दोनों इसके लिए लग गए। जी हाँ दोस्तों, वो अलग अलग पक्षियों के उड़ने के तरीकों का अध्ययन करने लगे। इसके बाद वो छोटे छोटे ग्लाइडर बना करके उसे उड़ाना और उसे नियंत्रित करने का प्रयास शुरू कर दिया। वो निरंतर इसके लिए प्रयास करते रहें, कभी ऊंचाई पर चढ़ करके तो कभी पेड़ के ऊपर चढ़ करके ग्लाइडर को उड़ाने की कोशिश करते रहे। वो कई बार गिरे, कई बार चोट लगी, हड्डियां भी टूटी, लेकिन वो रुके नहीं। 17 दिसंबर 1903 को दोनों भाइयों ने फर्स्ट सक्सेसफुल फ्लाइट को उड़ाया था। ये मानव इतिहास में पहली बार हुआ था। यह उड़ान टोटल 22 सेकंड की थी, जिसमें किसी मशीन ने यंत्र के सहारे इंसान को उड़ाया था। दोनों भाइयों ने 3 एक्सेस कंट्रोल का आविष्कार किया और उसे नियंत्रित रूप से निर्धारित समय में संचालित किया। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस, बाईसाइकिल, मोटर और कई अन्य मशीनों के साथ काम किया, जिसके द्वारा उन्हें आवश्यक यांत्रिक कौशल का ज्ञान प्राप्त हुआ। उन्होंने नियंत्रण का सूत्र खोजने में अपना पूरा ध्यान लगा दिया। सन 1905 तक किसी को भी इनके आविष्कार, इनकी उपलब्धि के बारे में जानकारी नहीं थी। जब लोगों ने पहली बार 24 मीटर ऊंची उड़ान के बारे में सुना तो लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ। यहाँ दोस्तों, एक फ्रांसीसी अखबार ने विल्बर राइट को लंबी गर्दन वाले पक्षी के रूप में इंगित किया और उसके बाद लोगों को भी इसके बारे में जानने की जिज्ञासा उत्पन्न हुई। सन 1908 में विल्बर अपनी एक मशीन लेकर के फ्रांस चले गए। जी हाँ दोस्तों, 1908 में विल्बर अपनी एक मशीन लेकर के फ्रांस चले गए और वहाँ उन्होंने 91 मीटर की उड़ान भरी। इसे देख करके लोग आश्चर्यचकित रह गए और कुछ समय के पश्चात फ्रांस सरकार ने उन्हें 2 लाख फ्रेंच का पुरस्कार दिया और फ्रांसीसी गवर्नमेंट ने उन्हें 30 इंजन बनाने का भी ऑर्डर दिया। माय डियर, एरोडायनामिक्स नियंत्रण की जो प्रणाली राइट ब्रदर्स ने विकसित की, यह सभी विमानों के लिए मानक बन गया और आज भी यही तरीका उपयोग होता है। राइट ब्रदर्स ने अपनी अनिश्चित असफलताओं से सीखा, सबक लिया, उसमें सुधार किया और
सफल होकर के ही दम लिया। तो हमें भी यही करने की ज़रूरत है, इसी स्पिरिट को अपनाने की ज़रूरत है। सो दोस्तों, दौड़ो, गिरो, उठो, संभलो और दोबारा भागो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।